नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश अग्निपथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। आज संसद हमले की 23वीं बरसी है जब 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला किया था। इस हमले में 5 सुरक्षाकर्मी और एक सफाई कर्मचारी शहीद हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके साहस और बलिदान को सलाम किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, संसद हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उनकी वीरता और बलिदान भारतीय लोकतंत्र की ताकत को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। पीएम मोदी ने लिखा कि 13 दिसंबर 2001 को हुए इस हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। जब आतंकवादियों ने संसद भवन परिसर में घुसकर हमला किया था, तब से हर साल इस दिन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है और देश की सुरक्षा में उनके योगदान को याद किया जाता है। संसद हमले की 23वीं बरसी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि भगवान ना करे कि अभी ऐसे दृश्य किसी को देखने को मिले। लोकतंत्र के मंदिर पर हमला हुआ है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकतंत्र के मंदिर पर हमला किया गया। गिरिराज सिंह ने कहा कि दुर्भाग्य है उस हमलावर अफजल गुरु को टुकड़े टुकड़े गैंग ने सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग आज मस्तक तो टेक रहे हैं, लेकिन जेएनयू में अफजल गुरु की बरसी पर लोगों ने क्या नहीं किया। लोकतंत्र के मंदिर पर हमला करने वाले की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। तो वही संसद भवन परिसर में आयोजित स्मरण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित कई राजनीतिक नेताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की और शहीदों के लिए 1 मिनट का मौन रखा। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए राष्ट्रपति ने लिखा कि मैं उन वीरों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने 2001 में आज के दिन हमारी संसद की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनका साहस और निस्वार्थ सेवा हमें प्रेरित करती रहेगी। राष्ट्र उनके और उनके परिवारों के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहेगा। उस दिन मैं आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत के अटूट संकल्प को दोहराती हूं। हमारा देश आतंकवादी ताकतों के खिलाफ एकजुट है। तो इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा भी करें कि आखिर संसद पर हमले के 23 साल में क्या कुछ बदला है, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। भगवान न करे कभी ऐसे दृश्य किसी को देखने को मिले। लोकतंत्र के मंदिर पर हमला हुआ, दुर्भाग्य है। उस हमलावर के अफजल गुरु को भी लोगों ने सम्मानित यही टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों ने किया। ये देश का दुर्भाग्य है। आज मस्तक तो टेक रहे हैं लोग, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, लेकिन इसी जेएनयू में मैंने देखा था कि अफजल गुरु के बरखी पर लोगों ने क्या नहीं किया। ये लोकतंत्र के मंदिर पर हत्यारे को जितनी निंदा की जाए वो कम है। देखिए, गिरिराज सिंह को शर्म आनी चाहिए। मंत्री हैं, नेता हैं, लेकिन अपनी अकल का, बुद्धि का इस्तेमाल करना सीखें कि जिस प्रकार से देश के अंदर ऐसा माहौल बना आपकी सरकार के समय में, आपको शर्म आनी चाहिए। उरी, पंपोर, पठानकोट, पार्लियामेंट में अटैक, अक्षरधाम मंदिर में हमले, ये सब किसकी सरकार में? कंधार हाईजैक किसकी सरकार के समय हुआ? आपकी जैसी निकम्मी भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो मैंने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखी। बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन दर्शन छोटे होते हैं। मैं नमन करता हूं उन शहीदों को जो हमारे देश की रक्षा के लिए शहीद हुए हैं, किंतु इतनी विफल और निकम्मी सरकार, पुलवामा जैसे हमले हो जाते हैं, 300 किलो आरडीएक्स आता है, आज तक पता नहीं लगा कहाँ से आया। गिरिराज जी, जरा 2 शब्द उनके ऊपर भी बोल दीजिए। भगवान न करे। तो चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं लोगों का आपसे तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी नेता विवेक श्रीवास्तव जी, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर एच एन उपाध्याय जी और रक्षा विशेषज्ञ कर्नल रिटायर्ड जय सोडी जी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले सोडी साहब, मैं आपसे ये जानकारी जानना चाहूंगा कि जिस तरह से अब 23 साल इस बरसी को हो चुके हैं, लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले संसद में हमला हुआ था 23 साल पहले। उसमें जो प्रमुख दोषी था उसको भी फांसी की सजा दे दी गई, लेकिन क्या इन 23 सालों में कुछ बदला है सुरक्षा के दृष्टि से? अगर हम देखें, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी लगातार आरोप लगाते रहे हैं
कि जब भी बीजेपी की सरकार आई है तो देखा वहां पर इस तरह के हमले होते रहे। अभी एक प्रवक्ता साहब खुद ही कह रहे थे। तो बीजेपी के नेता ये कहते रहते हैं कि जो बड़े हमले हुआ जब कांग्रेस थी उस वक्त ऐसे हमला हुआ करता था, लेकिन अब ऐसे हमले नहीं होते। लेकिन जब लोकतंत्र के मंदिर संसद में इस तरह का हमला हो सकता था तो वाकई बहुत बड़े सवाल खड़े हुए थे और कहीं ना कहीं देश की उसमें थोड़ी सी किरकिरी भी हुई थी सुरक्षा को लेकर। लेकिन 23 साल में सुरक्षा को लेकर भारत कितना कुछ अब बदल गया है। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल विख्यात को पैलेस के साथ हूं। सबसे पहले मेरा सलाम और श्रद्धांजलि उन शहीदों को जिन्होंने उस दिन आज से 23 साल पहले भारत के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। भागीरथ जी, 23 साल पहले इसी दिन मैं सेना में सर्विस में था और मैं बठिंडा में तैनात था। और जब ये खबर आई तो पूरा देश हैरान और गुस्से में था कि हमारे लोकतंत्र के मंदिर पे पाकिस्तान समर्थन आतंकवादियों ने इतना बड़ा हमला किया। और पूरे देश में उस वक्त, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा क्योंकि आपके कई दर्शक उसके बाद पैदा हुए हैं, मैं बताना चाहूंगा उस दिन पूरे देश में ऐसा एक फीलिंग थी कि हमें कुछ जवाब देना चाहिए। हमें भी सेना में लग रहा था कि कुछ बहुत बड़े ऑर्डर्स आएंगे। और 5 दिन बाद 18 दिसंबर को हमें मोबिलाइजेशन ऑर्डर्स मिल गए पराक्रम के लिए, जो कि एक पूरे युद्ध की तैयारी थी। और मैं खुद इंजीनियर रेजिमेंट में था जहां पे हमने पाकिस्तान के खिलाफ हमने माइंस लेकी। हमारे लिए तो युद्ध 18 दिसंबर से शुरू हो गया था क्योंकि जो माइंस लेकी वो लाइव माइंस होती हैं और उसमें लाइव फ्यूजेस होते हैं। लेकिन पिछले 23 साल में क्या बदला, ये आपका प्रश्न है भागीरथ जी। बहुत कुछ बदला। आज भारत सक्षम है, सार्थक है, ऐसी चुनौतियों के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। हमारी सैनिक तैयारी बहुत ऊंची हो चुकी है। हमारी सुरक्षा एजेंसीज बहुत अच्छा काम करी है। हाँ, कुछ ये हादसे हुए हैं, लेकिन हमें एक और चीज याद रखनी होगी कि इंटेलिजेंस एजेंसीज दिन रात काम करती हैं। उनके पास सैकड़ों करोड़ों उनके पास इंफॉर्मेशन आती है, उससे पूरी तरह से एक्शन होता है। लेकिन एक आध बारी वो चूक हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी सुरक्षा एजेंसीज काम नहीं कर रही हैं। हमारी सुरक्षा एजेंसीज अच्छा काम कर रही है। हमारे सुरक्षा बल, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, सेना हो, पूरी तरह से आज उनमें ताकत है ऐसे कोई हमले को पूरी तरह जवाब देने की। और मैं एक और टिप्पणी करना चाहूंगा भागीरथ जी, जब पराक्रम हुआ था 18 दिसंबर को, जब हम मोबिलाइज हुई थी सेना पाकिस्तान के खिलाफ, तब पाकिस्तान में इतना डर बैठ गया था कि 3 दिसंबर 2002 को उनके जो राष्ट्रपति थे परवेज मुशर्रफ, उन्हें पाकिस्तान रेडियो पे आके माफी मांगनी पड़ी। ये कहना पड़ा कि मैं भारत के ऊपर ऐसे हमले कभी नहीं होने दूंगा। यानी कि पाकिस्तान भी तब काम किया था भारतीय सेना की पूरी तैयारी को देख के। बिल्कुल। और मुझे लगता है पड़ोसी देशों को इस तरह से कांपना भी चाहिए अगर हमारे देश में घुसकर ऐसी हिमाकत या जुर्रत करने की अगर सोचे भी तो हुआ। लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी, उस वक्त सरकार अगर कहें आप ही की थी तो कांग्रेस इसको लेकर लगातार सवाल उठाती रहती है। लेकिन अगर सुरक्षा की दृष्टि से जिस तरह से सोडी साहब कह रहे थे कि बहुत कुछ बदल गया, हम वाकई हम मजबूत हो गए, लेकिन अभी हमने 1 साल पहले भी देखा था जिस तरह से संसद में कुछ प्रदर्शनकारी प्ले कार्ड लेकर घुस गए थे, स्मोक लेकर घुस गए थे, तो उस वक्त भी ये तमाम सवाल उठे थे कि क्या हम इतने साल के बाद भी सुरक्षा को लेकर संसद में इतने मजबूत नहीं हुए हैं। हालांकि गनीमत रही कि उस वक्त किसी भी तरह की कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन उनका घुसना, प्ले कार्ड लहराना, स्मोक बम लेके जाना, ये एक बड़ी चूक कहीं ना कहीं थी। विवेक जी, की बातें उस जांच में निकल के आई कि किसी सांसद को विश्वास में लेकर उन लोगों ने पास इंतजाम किया और पास लेकर के वहां तक पहुंच सके। उस पर हमारी सरकार ने बहुत तत्परता से कार्रवाई की, सब गिरफ्तार हुए और किसी को बख्शा नहीं। जहां तक आज हम जिस घटना की जिक्र कर रहे हैं, उन शहीदों के प्रति हमारी श्रद्धांजलि है। दिल्ली पुलिस के जवान, संसद सुरक्षा के कर्मचारी और एक वो माली और एक हमारे टीवी पत्रकार, इस पूरी वारदात में जिन्होंने अपनी शहादत दी। घटना किस वक्त हमारी सरकार थी, हमने ऑपरेशन पराक्रम चला करके पाकिस्तान को घुटनों के बल लाया। अभी बाकी की बात हमारे मित्र बता रहे थे। देखिए, ये आतंकवादी हमले जो बार बार कांग्रेस कहती है कि भाजपा सरकार के समय ज्यादा तीव्र होते हैं, देखिए जब हम उनकी जड़ों पर हमला करते तो भी
हमलावर होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का उनकी जड़ों में मट्ठा डालने का एजेंडा बहुत क्लियर है। हम आतंकवाद को जड़ से समाप्त करना चाहते हैं। हम आतंकवादियों के लिए कोई नरम रवैया नहीं रखते। हम आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने में विश्वास नहीं रखते। उनको गोली मार के जहन्नुम पहुंचा करके उनकी हूरों तक पहुंचाने का मादा रखते हैं। और अब का भारत पाकिस्तान में घुस के मारने का मादा रखता है और मार के आता है। इस 23 सालों में ही भारत में ये परिवर्तन आया है। अब ऑपरेशन पराक्रम से आगे बढ़ के हम घर में घुस के मारने के भी आदी हो चुके हैं। आज किसी भी देश की स्थिति ये नहीं है कि भारत में इस तरह की हमले की हिमाकत कर पाए। और जो लोग इन आतंकवादियों के आका बने फिरते थे, इनको इकोनॉमिक सपोर्ट करते थे, उनको हमने उनके इकोनॉमिक सोर्सेस काट करके इतना भूखा नंगा कर दिया है कि वो रोटियों के लिए झगड़ा कर रहे हैं, आटे के लिए मारामारी कर रहे हैं। उन्हें भारत सरकार ने घुटने पे लाके छोड़ा है। वो भीख मांग के घूम रहे हैं पूरी दुनिया में। ये भारत है, 23 साल का भारत। और जिस तरह से हमारे बाद की सरकारों ने उन आतंकवादियों को फांसी देने में टाइम पास किया और जिस तरह से उसकी फांसी रोकने के लिए तमाम लोगों ने कवायद की, तमाम चीजें हैं, पब्लिक डोमेन में सब हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग जिस तरह से उस फांसी पे अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करता है, ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है। हम अपने उन शहीदों के चरणों में नतमस्तक हैं जिन्होंने भारत के दिल पे हमले को होने से रोका और भारत के दिल की रक्षा की। पूरा देश उन शहीदों के चरणों में नतमस्तक है और उससे प्रेरणा लेकर के भारत ऐसी हिमाकत करने वालों के आकाओं के घर में घुस के मार रहा है। मैं आधिकारिक रूप से तो नहीं कहना चाहता, लेकिन आज हमारी राह की गतिविधियों से कनाडा से लेकर अमेरिका तक की चूल्हे रुली हुई है। उन्हें लगता है कि राह वाले कहीं हमारे यहाँ घुस के न काम कर दें, तो तमाम हमारी एजेंसियां अब उस स्तर पे काम कर रही हैं कि देश के दुश्मनों को हम जिंदा छोड़ने के आदी नहीं रहे। जी ठीक है डॉक्टर एच एन उपाध्याय, सुना होगा आपने कि उस वक्त भले बीजेपी की सरकार में हमला हुआ था, लेकिन उसके बाद ऑपरेशन पराक्रम चलाया गया और जिस तरह से सोडी साहब ने भी कहा कि उस वक्त के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आकर माफी भी मांगी थी अपने वहां पर मीडिया में, और उसके बाद तमाम तरह के लगातार जो कार्रवाई की गई है बीजेपी की सरकार में उसको भी गिना रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जिस तरह से बीजेपी की मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा होगा, आपने सुना है कि टुकड़े टुकड़े गैंग जिस तरह से अफजल गुरु के मरने पर वहां पर नारे लगाता है और उसका समर्थन भी किया जाता है एक पक्ष की तरफ से, कहीं ना कहीं सीधा निशाना आप लोग की तरफ था कि एक तरफ तो आप लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं और संविधान को हाथों में लेकर घूम रहे हैं, लेकिन जब जेएनयू में इस तरह के नारे लगाए जाते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तो वो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन किया जाता है। जी भागीरथ जी, सबसे पहले मैं भी आज जो हमारे बहादुर सुरक्षाकर्मी, सुरक्षा जवान, सेना के जवान शहीद हुए, जिनके पराक्रम से हमारे सांसद सुरक्षित रहे, भले हो उनको अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी, उनकी शहादत हुई, उसका मैं नमन करता हूं। और अपनी अग्रिम पंक्ति के नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जिस तरह से लोकसभा में अपने पहले ही भाषण में इन शहीद जवानों को नमन किया, श्रद्धांजलि दी, उनकी संवेदनशीलता को भी मैं प्रणाम करता हूं। रह गई आप जो बात कह रहे हैं, देखिए 2001 की संसद की घटना के पहले कारगिल युद्ध भी हुआ, उस समय भी बीजेपी और एनडीए की सरकार थी। किस तरह से पाकिस्तान ने हिम्मत करके अपने जवानों को कारगिल में भेजा, वहां के स्थानीय लोगों ने सूचना दी, जबकि ये सरकार की जिम्मेदारी है सूचना का पता लगाना। हमारे बहादुर सेना से पूरा विश्व खौफ खाता है, जिसके लिए सेना को मजबूती प्रदान करने का काम पूर्व की कांग्रेस की सरकारों ने
और हमारे प्रधानमंत्री जितने रहे, चाहे इंदिरा जी, चाहे नेहरू जी के समय तो संसाधनों की कमी थी, फिर भी उन्होंने काफी प्रयास किया। राजीव गांधी जी, सभी ने सेनाओं को उच्च स्तरीय सुविधा प्रदान करने का काम किया। इन्होंने इन सेनाओं की संवेदनशीलता के प्रति ईमानदारी नहीं बरती और इनकी नौकरी जो है अग्निवीर के माध्यम से 4 साल करने का काम किया। उनके उत्साह को हतोत्साहित करने का प्रयास किया। 4 साल नौकरी करने के बाद वो घर आ जाएंगे, कुछ को मान लीजिए मिलेगी, लेकिन ज्यादातर घर बैठ जाएंगे। उनका पेंशन हमारे सीआरपीएफ और आज जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनका पेंशन बंद कर दिया गया। इन्होंने यही काम करने का काम किया है जिसके वीरता पर हम लोग गर्व महसूस करते हैं। और 2001 की घटना में शामिल अफजल गुरु को हमारे यूपीए की सरकार ने फांसी दिलवाने का काम किया। ये बात अलग है कि 2019 में पुलवामा कांड में जो हमारे 20 जवान शहीद हुए, उनके परिवार आज भी इंतजार में है कि उनके साथ न्याय होगा। आज 6 साल 5 साल के ऊपर होने जा रहा है, उसका कोई पता नहीं चल रहा कि कौन उसमें शामिल था, किसकी साजिश थी, पाकिस्तान की थी, किसकी थी, और उस पर न्याय उन जवानों को आज तक नहीं मिल पाया। इसी तरह से पठानकोट हमला, तमाम हमले इनके कार्यकाल में होते रहे हैं। और आश्चर्य की बात है कि हमारी बहादुर सेनाओं की वीरता को बांग्लादेश भूल गया। बांग्लादेश के सेना के अधिकारी कहते हैं हम कलकत्ता तक चले जाएंगे, सबक सिखाएंगे। ये उनकी हिम्मत कैसे हुई? उनकी हिम्मत हमारी जो आज की बीजेपी और एनडीए की सरकार है, इसकी लचरशीलता के वजह से हुई। जिस तरह से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार, ठीक है, लेकिन ठीक है, लेकिन जब बीजेपी ने एयर स्ट्राइक की थी, सर्जिकल स्ट्राइक की थी, आप लोग सबूत मांग रहे थे। ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा, आपके पास समय कम है। ठीक है, आऊंगा आपके पास, समय थोड़ा कम है मेरे पास। आऊंगा उपाध्याय जी, आऊंगा आपके पास, समय थोड़ा कम है, समय कम है। देखिए सोढ़ी साहब, इस तरह की राजनीति तो होती रहेगी, लेकिन मेरा यह मानना है कि अब हमारी जो सुरक्षा डिफेंस है वो बहुत मजबूत स्थिति में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमने देखा जिस तरह से जेएनयू में ये नारे चल रहे थे कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, मुझे लगता है ये सोच को भी खत्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो स्लीपर सेल ही होते हैं जो इस तरह की बड़ी हमले को अंजाम दे सकते हैं भविष्य में। ये सोच को भी कुचलना पड़ेगा और जो स्लीपर सेल है उनको भी यहां पर खात्मा करना पड़ेगा। हालांकि हमने देखा है एनआईए की छापे अक्सर पड़ते रहते हैं और बहुत सारे स्लीपर सेल को उनको धर दबोचा जाता है, क्योंकि इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरफ से मजबूती होने की यहां पर आवश्यकता है। लेकिन इस सोच को कैसे खत्म किया जाए जो आतंकवादियों का महिमा मंडन करते हैं, जो एक बड़े संस्थान जेएनयू जैसे वहां पर इस तरह के नारे लगते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। जो दोषी जिन्होंने संसद पर हमला किया, उसके मुख्य आरोपी, कैसे इसको भी खत्म करने की आवश्यकता है सोढ़ी साहब? भागीरथ जी, एक सैनिक होते हुए जब मैं ऐसे नारे सुनता हूं, मेरे को बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि जहां पे हमारे सेना के सैनिक अपनी जान की कुर्बानी देते हैं और हमारे देश में ऐसे नारे लगते हैं, ये वाकई में बड़ी शर्मनाक बात है। इस चीज को खत्म करने के लिए सबसे पहले भागीरथ जी, हर भारतीय नागरिक को ये अपने जहन में डालना होगा कि पहले वो भारतीय नागरिक है, बाद में वो किसी राज्य का है, बाद में वो किसी धर्म का है। ये जो हमारे अंदर एक स्पिरिट आनी चाहिए, हम सबसे पहले भारतीय हैं। और दूसरी चीज भागीरथ जी, ये जो स्पिरिट है ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के पॉलिटिकल लीडर्स ला सकते हैं। मैं मानता हूं कि हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए चुनाव जीतना उनकी प्राथमिकता है, उसमें कोई खराब बात नहीं है। हर आदमी जिंदगी में सफल होना चाहता है, उसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज भी चुनाव जीतना चाहती हैं। लेकिन देश को खोखला करके, देश को बांट के चुनाव जीतना, ये भारत को अंदर से खोखला करता है। तो पूरा दायित्व मेरे राय में हमारे हर पॉलिटिकल पार्टी पे, हर पॉलिटिकल लीडर पे, हर पॉलिटिकल लीडर को देश को यूनाइट करना चाहिए, देश को इकट्ठा करना चाहिए। क्योंकि भागीरथ जी देखिए, बांटना सबसे आसान है लेकिन जोड़ना सबसे कठिन है। तो आज जब हमारे देश पे 2 फ्रंट वॉर के काले बादल मंडराने शुरू हो गए हैं और अमेरिका तक ने ये बात कह दी अपने इसी साल के 5 फरवरी के रिपोर्ट में, इस वक्त पहले से बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है हर पॉलिटिकल पार्टी,
हर पॉलिटिकल नेता, सारे भारतीय नागरिक। बिल्कुल बिल्कुल सोडी साहब, आपने सही कहा। और मुझे लगता है अब 2 फ्रंट नहीं, अब तो हमें 3rd फ्रंट से भी तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश वहां पर षड्यंत्रकारी होता जा रहा है, लगातार वहां पर पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत विरोधी गतिविधियां वहां पर शुरू हो गई, तो मुझे लगता है अब 3 तरफ से 3rd फ्रंट वॉर के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। हालांकि बांग्लादेश उतनी क्षमता उसकी नहीं है, क्योंकि हम पूरी उम्मीद करते हैं भारत उससे जल्द सबक सिखाएगा जिस तरह से वहां पर गतिविधियां चल रही हैं। लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी, देखिए इसको लेकर जैसे मैंने कहा, एक्सटर्नली तौर पर हमारी सेनाएं बड़ी मजबूती, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यहां पर भारत में यहां पर इस तरह की सोच को खत्म किया जाए, इसको लेकर भी सरकार को या सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, सभी लोगों को काम करना पड़ेगा। और जिस तरह सोडी साहब ने कहा, सबसे पहले हमको यह मानना पड़ेगा कि हम किसी राज्य के, किसी धर्म के नागरिक नहीं है, हम सबसे पहले भारतीय हैं। अगर यह हमारे अंदर जज्बा आ जाएगा ना, तो मुझे लगता है इस तरह के नारे कभी हमारे देश में सुनाई नहीं देंगे। लेकिन विवेक श्रीवास्तव, जिस पर आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप जवाब दे सकते हैं। आप उपाध्याय जी को जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन यहां पर 23 साल के बाद, जैसे मैंने कहा ना, कुछ कमियां शायद अभी भी रह गई होंगी, इसलिए 1 साल पहले इस तरह का हमने देखा, वहां पर अंदर घुस के प्ले कार्ड थे, स्मोक बम लेके चले गए थे। अब क्या यहां पर भारतीय लोगों को आप लोग की सरकार सुनिश्चित करती है कि इस तरह के हमले दोबारा नहीं होंगे, इस तरह के नारे दोबारा सुनाई नहीं देंगे? भागीरथ जी, मैं उपाध्याय जी को बताना चाह रहा था कि भारत पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध हो चुके, 47 में, 48 में, 65, 71 और 99। हमने कारगिल के समय 1 इंच जमीन नहीं गंवाई। इसके पूर्व के युद्धों में जब कांग्रेस की सरकारें थी, इन्होंने जमीन भी गंवाई, सैनिक भी गंवाए, और युद्धबंदी के रूप में तमाम घटनाएं आज भी हमको आपको सुनने को मिलती हैं। तो युद्धबंदियों की कांग्रेस सरकारों ने चिंता रही थी। बांग्लादेश के निर्माण के समय जब उनकी 93,000 की सेना हमारे युद्धबंदी के रूप में थी, तब भी हम चाहते तो समझौते में अपनी युद्धबंदियों को छुड़ा सकते थे, अपनी उस जमीन को छुड़ा सकते थे, लेकिन तब कांग्रेस ने इन मुद्दों पे ध्यान नहीं दिया। संक्षेप में समय का मेरे पास, हम आज तक भोग रहे हैं पीओके के रूप में। ये तमाम जो रणनीतिक भूले पूर्ववर्ती सरकारों ने की है। ठीक है, आप साफ तौर से कहना चाह रहे हैं कि हमारी सरकारों में इस तरह के जो हमले हुए थे उसका हमने कड़ा जवाब दिया था, और जो कारगिल युद्ध हुआ था हमने जमीन नहीं गंवाई, बल्कि हमने जमीन को अख्तियार किया था, हमने जमीन को और कब्जे में किया था, जिन जमीन पर पाकिस्तानियों ने कब्जा करके रखा। ठीक है, सरकार नहीं झुकी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है, समय कम है। उपाध्याय जी लास्ट कमेंट आपका, समय कम है। कहते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। भारत के पूरे इतिहास में कोई ऐसा शासक नहीं रहा है जो विदेशियों पर विजय प्राप्त किया हो। हमने अरुणाचल, सिक्किम आदि को अपना राज्य घोषित किया। चीन के विरोध के बाद भी गोवा को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने देश में शामिल किया। पुर्तगाल के विरोध के बावजूद भी हमने कई क्षेत्र शामिल किया। रह गया जो इन लोगों की बात होती है बांग्लादेश को, अब भाई हम विश्व में सबका देखना है, बांग्लादेश को अपने देश में शामिल कर लें, ये संभव कैसे था? और अपने यहाँ जो हमारे यहाँ धार्मिक जनसंख्या है उसका भी अनुपात बिगड़ता है। इन लोगों को तो गाल बजाना पड़ता है, करना तो कुछ नहीं है। वहाँ अडानी के कंपनी के स्वार्थ ठीक है, चलिए, मुझे लगता है कि ठीक है, मुझे लगता है ठीक है, इस मामले में दोनों पक्ष और विपक्ष के दोनों अपनी अपनी राय है। लेकिन जिस तरह से सोडी साहब ने कहा कि हम सबकी राय से वेख होनी चाहिए कि हम पहले भारतीय हैं, क्योंकि जब ये जज्बा हमारे अंदर होगा कि हम सबसे पहले भारतीय हैं, तो इस तरह के हमले करने से 100 बार यहां पर पाकिस्तान सोचेगा या कोई भी दुश्मन देश सोचेगा, क्योंकि जब हमारे देश में वो स्लीपर सेल ही नहीं होंगे तो इस तरह के हमले होना संभव ही नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि 23 सालों में भारत बहुत बदल गया है, पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में हो गया है। इसलिए एक तरफ हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, उसकी हालत क्या है, और लगातार भारत बढ़ते जा रहा है, और यही इसी तरह से विकास की गति पर भारत को आगे बढ़ना है। उसके लिए हम सबको एक बार फिर से मजबूती के साथ एक होना है और एक होकर हमेशा रहना है। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।